गाइस वेलकम टू पीएम पाठशाला। गाइस आज हम लेकर आए हैं हमारे फर्दर जो गाइस वीडियोस आने थे, पार्ट्स आने थे इकोनॉमी के। तो गाइस विजन आईएएस की मंथली करंट अफेयर मैगजीन है जुलाई 2024 की, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे हमारे रेस्ट टॉपिक्स इकोनॉमिक्स के। अगर आप चैनल पे नए हैं, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला। बिल्कुल ऑथेंटिक सा आपको मिलेगा इसमें करंट अफेयर स्टैटिक पोर्शन। यू कैन ज्वाइन अस, विल गेट गुड मार्क्स एज वेल। ठीक है, तो गाइज काफ़ी मदद आपकी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, सीधा हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ठीक है, जिसमें हम आज डिस्कस करेंगे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। आज के वीडियो में गाइज एमसीक्यू भी होंगे, सो प्लीज़ डू दोज क्वेश्चंस एज वेल। ठीक है, तो सिटी गैस नेटवर्क जो आपका है बेसिकली वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या होता है, ये क्यों पेपर में आया और ये न्यूज़ में क्यों रहा। देखो रिसेंटली क्या हुआ, जो फिक्की है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम सभी जानते हैं फिक्की के बारे में, है ना। तो फिक्की ने कोलैबोरेशन के साथ क्या किया है, पीडब्ल्यूसी के साथ कोलैबोरेशन किया। अब फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है बेसिकली। ठीक है, तो हमें फिक्की के बारे में ध्यान रखना है। अब एक वर्ड आया पीडब्ल्यूसी, तो यू शुड अवेयर अबाउट इट कि ये पीडब्ल्यूसी क्या होता है। तो पीडब्ल्यूसी जो बात है वो बेसिकली आपके, if I'm not wrong, so it works for the basically for it's a kind of collaboration which happened to them. So बस PwC का जो फुल फॉर्म आपका आएगा, वो PwC बेसिकली ना एक कंपनी है, याद रखना। PwC जो है ना, एक इंडिया एक कंपनी है बेसिकली। तो एक ना एक बिल्ड ट्रस्ट इन सोसाइटी, ये सोल्यूशंस को सॉल्व करने के लिए, वर्क स्मार्टली करने के लिए कंसल्टेंट की तरह काम करती है। फास्टर ग्रो करने के लिए कैसे कैसे करना है, इसके लिए बेसिकली ये कंपनी है। अगर इसके फुल फॉर्म पे जाओगे तो समथिंग प्राइस वाटर हाउस कॉपर्स करके कुछ इसका आता है नाम। ठीक है, अब इन दोनों ने क्या करा, कोलैबोरेशन करके ना एक रिपोर्ट रिलीज करी है जिसका नाम है चार्टिंग द पाथ फॉरवर्ड इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन इमर्जिंग ट्रेंड्स एंड इंसाइट्स के बारे में। ठीक है, कि कैसे कैसे चार्ट है, कैसा कैसा पाथ है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। अब सीजीडी बेसिकली क्या होता है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली ना एक ना नेटवर्क है जो ना इंटरकनेक्टेड सिस्टम है। इसमें क्या होता है इंटरकनेक्टेड सिस्टम में, ये ना अंडरग्राउंड नेचुरल गैस पाइपलाइन है। ये क्या करती है, ये ना जैसे कि पाइपलाइंस में से पाइप नेचुरल गैस पीएनजी को निकाल के सप्लाई करती है, सीएनजी को सप्लाई करती है। तो पाइपलाइन नेटवर्क सीजीडी ने कुछ ऐसा सा बना रखा है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन। अब हम सभी जानते हैं कि जो नेचुरल गैस होती है वो रिलेटिवली क्लीन फ्यूल होता है। अगर हम कंपेयर करते हैं उसको फॉसिल फ्यूल से, रिलेटिवली क्लीन बर्निंग फॉसिल फ्यूल होता है, जो बेसिकली कहाँ से निकल कर आता है, मिथेन से, जिसमें स्मॉल परसेंटेज होती है मिथेन की और दूसरे अदर हाइड्रोकार्बन्स की। ये भी ध्यान रखना, जो सीएनजी है ना वो एक ऑटो फ्यूल होता है ना। सीएनजी के ऑटो पे आप चले हो ना। फिर पीएनजी जो है, हम लोग सभी लोग आजकल सिलेंडर्स की जगह पीएनजी पाइपलाइन यूज़ करने लग गए हैं। डोमेस्टिकली कमर्शियली इंडस्ट्रियल सेगमेंट में हम इसका यूज़ करते हैं, है ना। अब ना देखो, इतना इम्पॉर्टेंट फ्यूल है तो किसी ना किसी एक्ट के तहत होगा। तो रेगुलेट करने के लिए ना इसमें एक एक्ट शामिल होता है, जिसमें उसको कहते हैं पीएनजीआरबी एक्ट 2006। ये बेसिकली ना ऑथराइज करता है एंटिटीज़ को, ताकि वो ना सीजीडी नेटवर्क को डेवलप कर पाएँ स्पेसिफाइड जोग्राफिकल एरियाज़ में जाकर। अच्छा, अब ना यहाँ पर हम कवरेज पे चलते हैं। कवरेज पे क्या बात है कि यहाँ पर क्या क्या कवर किया जाता है, किन किन एरियाज़ को कैसे कैसे कवर करता है। कह रहा है कि ना 33,753 किलोमीटर्स का एक नेचुरल गैस का ट्रंक पाइपलाइन है, जो कि ऑथराइज है कंट्री में, जिसमें कि ना आउट ऑफ विच 24,623 किलोमीटर्स पाइपलाइन करेंटली ऑपरेशनल है अभी। ठीक है, ये ध्यान रखना कितना कवर कर लिया है कोल गैस डिस्ट्रीब्यूशन ने, उस एरिया की बात कर रहा है ये। ठीक है, अब कह रहा है कि लेटेस्ट जो 12th बिडिंग हुई थी, राउंड हुआ था, उसमें एक्सपेक्ट किया जाता है कि 100% भी ये कंप्लीट हो जाएगा और ऑपरेशनल हो जाएगी पूरी पाइपलाइन, एक्सक्लूडिंग, अगर आप एक्सक्लूड कर देते हो अंडमान निकोबार लक्षद्वीप आइलैंड्स को। ठीक है, अब जो वैल्यू चेन होती है ना कोल गैस डिस्ट्रीब्यूशन की, उसको देखते हैं। कोल गैस डिस्ट्रीब्यूशन की जो वैल्यू चेन है वो सबसे पहले क्या होता है, गैस सोर्सिंग होती है। ठीक है, गैस का कोई ना कोई सोर्स होगा। उसके बाद इसको ट्रांसपोर्ट करने का एक व्हीकल होगा जो ट्रांसपोर्ट करता होगा। फिर ना ये नेटवर्क बना लेते हैं बेसिकली और एंड कंज्यूमर तक फिर वो लेकर उसको पहुंचा देते हैं। तो ऐसे इसकी एक वैल्यू चेन बेसिकली काम करती है। अब हम देखते हैं इसकी ग्रोथ के बारे में। तो कह रहा है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ना
प्लान करा कि हम ना नेचुरल गैस का जो शेयर है एनर्जी बास्केट में उसको रेस करेंगे। कितने से कितना रेस करेंगे, कह रहा है 2030 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये चाहती है कि वो 7% से 15% तक हो जाए। ठीक है, ध्यान रखना 7 to 15%, ये नंबर्स भी ध्यान रखने हैं, बाय 2030 तक ऐसा हो जाए। अब ये कह रहा है कि कौन कौन सी एडवांस टेक्नोलॉजीज जो होती हैं कोल गैस डिस्ट्रीब्यूशन में वो यूज़ की जाती हैं। तो सबसे पहले जो कोल गैस डिस्ट्रीब्यूशन में एडवांस टेक्नोलॉजी आती है वो आती है स्कीडा टेक्नोलॉजी। स्कीडा क्या करती है, ये ना डेटा को ना मॉनिटर करती है, कंप्रेसर करती है, इसमें बेसिकली फ्लेम डिटेक्टर लगाती है, सेफ्टी एंड एफिशिएंसी डेटा की बढ़ाती है। ऐसे ही जो जीआईएस मैपिंग होती है वो ना लोकेशन ढूंढता है, स्पेसिफिक डेटा ढूंढता है कि कंपनी कैसे किस लोकेशन में कैसे पाइपलाइन नेटवर्क को मैनेज करेंगी, वो सारा काम जीआईएस मैपिंग करता है। ऐसे ही कोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स में इसमें ना स्मार्ट मीटर्स का भी इस्तेमाल किया जाता है एडवांस टेक्नोलॉजी से, बिकॉज इट इज़ पॉसिबल, है ना। अब स्मार्ट मीटर्स में वो करता क्या है, प्रिसाइज बिलिंग करता है, और जो जो भी लीक डिटेक्शन इंप्रूव करने की ज़रूरत होती है वो करता है। कह रहा गुजरात गैस लिमिटेड ने ऑटोमेटेड मीटर्स को इस्तेमाल किया गिफ्ट सिटी में। ठीक है, गिफ्ट सिटी आपको पता है गुजरात के अंदर ही है। इसमें ना एक इंटेलिजेंट पिगिंग भी की जाती है, जैसे असेस करना पाइपलाइन की कंडीशंस को, डिटेक्ट करना कोई कोरोजन तो नहीं लग गया, कहीं जंग कोई मेटल तो नहीं लॉस हो गया। ये सारा काम इंटेलिजेंट पिगिंग की मदद से होता है, रियल टाइम में हो जाता है, इमीडिएटली पता चल जाता है। इसी में एक होता है आईटी और ओटी का कन्वर्जेंस। इसमें क्या होता है, बहुत फास्ट डिसीजंस लेने के लिए बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल के तौर पर महानगर गैस लिमिटेड ने 5,000 स्मार्ट मीटर्स को डिप्लॉय किया मुंबई में। क्या करके, लो पावर लॉन्ग रेंज नेटवर्क को साइमल्टेनियस मॉनिटरिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। अब ये कह रहा है कि अगर ना आप भारत देश में देखते हो तो ना कोल गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या रेलेवेंस है, मतलब क्यों ज़रूरी है, वाई वी आर रीडिंग, वाई वी आर सो मच फोकसिंग ऑन इट। तो पहला जो कारण है वो है क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का, यानी कि ट्रांजिशनिंग टू ए गैस बेस्ड इकोनॉमी। क्योंकि क्या होगा, इससे ना इंडिया का जो क्लाइमेट एक्शन कमिटमेंट है वो पूरा हो जाएगा। कह रहा कैसे, कह रहे हमने ना जब हमने पेरिस एग्रीमेंट किया है ना, हम जब सारे ये सब एग्रीमेंट्स कर रहे थे, सीओपी हम जाते ही हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज करने हम जाते ही हैं UNFCCC का, तो उसमें हमने कसम खाई थी कि हम नेट जीरो इमिशन करेंगे बाय 2070। कुछ बातों को ना याद ही कर लो, क्योंकि जब वो मेंस में लिखने के काम आएंगी तो आपको पता चलेगा कि मैम कितना रेलिवेंट बता रही है। तो एटलीस्ट यू कैन राइट देयर, है ना। नेट जीरो इमिशन होना चाहिए बाय 2070। दूसरा ना, इमिशन की इंटेंसिटी रिड्यूस करनी है हमें बाय 45%। दूसरा, हमें ना टोटल कार्बन इमिशंस को कट करना है 1 बिलियन मेट्रिक टन्स को, 2030 तक हमें ये काम कंप्लीट करना है। सेकंड है नेचुरल गैस एक ट्रांजिशन फ्यूल की तरह हमें इस्तेमाल करना है। कह रहा है नेचुरल गैस क्योंकि ना एक ब्रिज का काम कर रहा है। बात समझो आप, इट्स नॉट कम्प्लीटली रिन्यूएबल, इट इज़ नॉट कम्प्लीटली अ ट्रेडिशनल ऑयल, है ना, ट्रेडिशनल फ्यूल भी नहीं है। ये एक ब्रिज का काम कर रहा है ट्रेडिशनल और रिन्यूएबल सोर्सेज के बीच में। ये भी ध्यान रखना, नेचुरल गैस एक हमारी क्रिटिकल एनर्जी सोर्स होती है, क्योंकि अब हम ट्रांजिट कर रहे हैं ना धीरे धीरे हमारा क्या ध्यान है, हमारा ध्यान यही है कि फॉसिल से हम धीरे धीरे नेचुरल गैस एंड देन कन्वर्ट इनटू रिन्यूएबल एनर्जी, तो उसके लिए ये रास्ता है हमारा। तो हो सकता है इसकी वजह से ना जो कॉम्प्लीमेंट रिन्यूएबल्स है वो भी हमें बनाने बहुत ध्यान से शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि उसका भी डिमांड बहुत बढ़ेगा अभी। फिर हमारी रेलेवेंस सीजीडी नेटवर्क की इसलिए भी पड़ती है क्योंकि हम जानते हैं इक्विटेबल एनर्जी एक्सेस है। इससे क्या होगा, एडिक्वेट अवेलेबिलिटी होगी, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा नेचुरल गैस का। फिर हमारे पास पता है हमें इकोनॉमिकल एंड सेफ भी है। नेचुरल गैस का जो पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इकोनॉमिकल है, सेफ मेथड है नेचुरल गैस को ट्रांसपोर्ट करने का। अब देखो बेनिफिट सीएनजी के क्या आते हैं। सीएनजी के बेनिफिट गाइस ये होते हैं कि इससे ना इमिशन का लेवल लो होता है, अनलाइकली टू इग्नाइट ड्यू टू हाई इग्निशन टेम्परेचर। फिर यहाँ कहता है कि इंजरी का खतरा कम होगा, जो हर बार पे हमें देखने को मिलता है कि व्हीकल से एक्सीडेंट हो गए वो कम होगा। फिर अगर हम बेनिफिट्स पीएनजी का देखें तो ये एक सेफ एंड एश्योर्ड सप्लाई है। आप बहुत आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, कोई वेस्टेज नहीं करता है, कोई हैसल नहीं है। देखो हम जब सिलेंडर यूज़ करते थे, याद करो एक समय सिलेंडर खत्म हो गया उसकी चिंता, फिर सिलेंडर कब आएगा इसकी चिंता। हालांकि अब उसका भी नेटवर्क ठीक हो रहा है, बट एक ऐसा टाइम था जहाँ पर हमेशा एक हैसल रहती थी। फिर देखो ये हैसल तो रहती है ना, इतना भारी सा सिलेंडर आएगा, उसको घर में रखना, वो स्पेस कैरी करेगा।
तो बेस्ट ऑप्शन क्या है, पीएनजी लगा के छोड़ दो, आपको पता है कि गैस चालू रहेगी आपकी, कभी भी ऐसा कोई इनकन्वीनियंस फेस नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ ये कह रहा है कि क्या-क्या चैलेंजेस होते हैं सीजीडी सेक्टर में। कोल डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के अपने कुछ चैलेंजेस होंगे। तो वेरी फर्स्ट चैलेंज इज कॉम्प्लेक्स पॉलिसी फ्रेमवर्क। कह रहा है जो भी कंपनीज है ना सीजीडी सेक्टर की, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं जब रेगुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स मिलते हैं। और ये भी लगता है कि ना सेफ्टी नॉर्म्स बैलेंस नहीं हो पा रहे इनोवेशन के साथ। कह रहे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, जो मल्टीपल एजेंसीज इन्वॉल्व हो जाती है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ हाइड्रोकार्बन आ गया, यहाँ से ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टर आ गया, इनके जो सुपरविजन स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, बहुत मल्टीपल एजेंसीज आके बहुत कॉम्प्लेक्स कर देती हैं चीज़ों को, क्योंकि वो अपने अपने आइडियाज़ अपने अपने नॉर्म्स बताने लग जाती हैं। फिर नेक्स्ट चैलेंज होता है इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम क्या है कि देखो हाई कॉस्ट लगती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है और रेगुलेटरी डिलेज की वजह से ना, रेगुलेशन क्योंकि हो नहीं पाती, तो उससे डेवलपमेंट बहुत हाइंडर करता है। फिर कंपटीशन की बात है, क्या ना, देखो गैस मेकिंग अप ओनली 2% ऑफ पावर जनरेशन, ठीक है, जिसमें स्ट्रॉन्ग कंपटीशन है चीपर क्लीनर ऑल्टरनेटिव्स का, कंपटीशन के भावने बहुत ज़्यादा है। फिर ना इम्पोर्ट डिपेंडेंस तो है, आपका जो भी लिक्विफाइड नेचुरल गैस आता है उसमें 48% आप बाहर से खरीद रहे हो, जिससे कि क्या होगा, आपकी कॉस्ट बढ़ेगी, ठीक है, और मान लो उसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन आप नहीं कर पाते हो तो क्या होगा, आपको बहुत ज़्यादा उन पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। फिर इससे क्या होता है, ये सेक्टर ना बहुत देखो सेंसिटिव हो जाता है, जब रॉ मटेरियल ही नहीं मिलेगा यार, प्राइस वॉलेटिलिटी का खतरा रहेगा, तो वो सेक्टर बड़ा ना फिर बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत सेंसिटिव सेक्टर हो जाता है। फिर ये कह रहा है नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या होती है, टेक्नोलॉजिकल एंड डिजिटलाइजेशन लैग होना। कह रहा देखो जो गैस का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, उसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजीज तो होती नहीं है एक्सट्रैक्शन के लिए, ट्रांसपोर्ट स्टोरेज के लिए। तो बहुत ज़रूरी है कि हम ना एक काम करें, लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को मैनेज करना शुरू कर दें, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत बड़े बड़े स्टोरेज और प्रोसेसिंग कैपेसिटीज़ चाहिए होंगी। तो वो हम उसको कैपेबिलिटीज़ को अपने डेवलप करें। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं। अभी कह रहे हैं कि क्या कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं, इन एक्शंस लिए गए हैं इन चैलेंजेस को दूर करने के लिए। तो सीजीडी नेटवर्क को और ज़्यादा प्रमोट करने के लिए सरकार ने सबसे पहला काम किया है, मार्केट एक्सक्लूसिविटी टू सीजीडी कंपनीज। मार्केट एक्सक्लूसिविटीज क्या है, फॉर अ पीरियड ऑफ 8 ईयर्स। कितने पीरियड के लिए है, 8 साल के लिए है। इसको एक्सटेंड करा गया है 10 साल के लिए कंपनीज को, ताकि वो बिडिंग और डेवलप नेटवर्क को कर पाएं। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस टू गैस पाइपलाइंस। जो स्टेटस है वो आरबीआई ने अकॉर्ड करा है, और वो कमर्शियल बैंक की फाइनेंसिंग करना, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को दिखाना। नेक्स्ट है प्रायोरिटी फॉर गैस सोर्सिंग। गवर्नमेंट ने पूरा प्रायोरिटाइज करा हुआ है डोमेस्टिक गैस सप्लाई को फॉर हाउस होल्ड्स। यूनिफाइड टैरिफ रिफॉर्म्स हैं, इट विल अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ, देखो हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, वन नेशन वन ग्रिड वन टैरिफ। ध्यान रखना, हम यही चाहते हैं, हमारा जो यूनिफाइड टैरिफ रिफॉर्म है हम वही चाहते हैं। फिर फिनेंसिंग की बात आती है, कह रहे गवर्नमेंट ने एक ऑब्जेक्टिव सेट करा है, $67 बिलियन का इन्वेस्ट करने में नेचुरल गैस सेक्टर में इन द नेक्स्ट 6 ईयर्स। तो गवर्नमेंट का ये भी ऑब्जेक्टिव है कि हम नेचुरल गैस पे थोड़ा पैसा वगैरह लगा के इस सेक्टर को मजबूत करेंगे। अब वे फॉरवर्ड में भी कुछ बातों की सलाह दी जा रही है कि और मजबूत कैसे हो। तो कह रहा है सबसे पहले जो चैलेंजेस में आपका एक गवर्नमेंट एंड रेगुलेटर्स के ऊपर आया, तो उन्होंने कहा कि काम क्यों नहीं करते आप सीजीडी सेक्टर को थोड़ा और स्ट्रीमलाइन करने के लिए एक यूनिफाइड रेगुलेटरी स्ट्रेटजी बना दो। उसमें जो भी इश्यूज होते हैं स्किल्ड पर्सनल्स को लेकर, शॉर्टेज हो गई या स्लो अप्रूवल्स हैं, कुछ गैस के प्राइस वॉलेटाइल हैं, उसके लिए क्या करना है, वो सारी बातों को ना लिख लो, पेपर पे लिख कर उस पर सोल्यूशन ढूंढो। फिर सीजीडी कंपनीज, बेसिकली कंपनीज नीड टू शिफ्ट टूवर्ड्स कस्टमर लेड स्ट्रेटजीज, ताकि हम मार्केट की डिमांड लॉयल्टीज को बिल्डअप कर पाएं। प्रिपेयरिंग फॉर मार्केट चेंजेस इंक्लूडिंग द राइज ऑफ ईवीज हैं, ऑल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं, ताकि इनका फ्यूचर डिमांड फ्लक्चुएशंस पर कोई असर ना पड़े। अब टेक्नोलॉजी कंपनीज पे देखें तो जो टेक फर्म्स हैं ना, जितने भी हैं, उनका बहुत फोकस है कि वो एडवांस सोल्यूशन निकालें, जैसे स्मार्ट मीटर्स हैं, जीआईएस मैपिंग है, इस पे काम करें। और हम ना कोलैबोरेट करके चलें, ताकि एफिशिएंसी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हमारे राइज करते चले जाएं। फिर ना ये भी एक काम करो कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनका कैसे ध्यान रखना है ना, इन्वेस्टर्स को ना आइडेंटिफाई करना है, सीजीडी प्रोजेक्ट्स वगैरह स्ट्रैटेजीज डेवलपमेंट करनी है। प्रायोरिटाइज करो कहाँ एक्सपेंडिचर करना है, सॉरी कहाँ एक्सपेंस करना है, एक्सपेंशन कहाँ पे करना है, टेक्नोलॉजी कहाँ पे लगानी है, मशीन लर्निंग एआई का भी इस्तेमाल करो, क्योंकि आपको बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है इस चीज़ की। तो जितने भी इनिशिएटिव जो हमने ना, देखो कह रहा है, लेकिन सारे काम करने के साथ साथ एक बात ध्यान रखना, 2030 का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वाला प्रोजेक्ट है,
वो भी अलाइन होना चाहिए। आपका कोई भी पॉलिसी ऐसी ना हो कि जिसकी वजह से आप एसडीजी गोल्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो। दिस शुड नॉट बी द गुड आइडिया फिर, है ना? तो ऐसा कुछ काम करना है। नाउ डायरेक्टली मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट मीन्स कोल सेक्टर इन इंडिया के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। कोल, देखो हमारा टॉपिक तो आएगा इकोनॉमी में कोल सेक्टर इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इन्फॉर्म करा कि जो कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट है इंपोर्टेड कोल शेयर की, वो गिर गई है। कैसे गिर गई है? 13.94 से 2.29 माइनस में चली गई है। तो ये तो बड़ी वैसी बात है भाई, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट इसकी इंपोर्टेड कोल शेयर की गिरी है। कैसे देखते हैं इसको, कैसे बात करते हैं? देखो, कुछ डेटा होता है फैक्ट्स का। अब ये फैक्ट्स कैसे यूज करोगे? मान लो इफ यू आर राइटिंग अबाउट एस्से में कुछ ऐसा, या इसका जीएस 3 के पेपर में जब इकोनॉमी के क्वेश्चन आएंगे, तो कुछ फैक्ट ना गाइस, ना चाहते हुए भी आपको लिखने ही पड़ेंगे इन ऑर्डर टू मेक योर आंसर मोर एंड मोर रेलिवेंट। आंसर को रेलिवेंट बनाने के लिए करना पड़ेगा। अब जैसे क्या है, फिफ्थ लार्जेस्ट जियोलॉजिकल रिजर्व जो कोल का है वर्ल्ड में है हम, ठीक है। सेकंड लार्जेस्ट कोल कंज्यूमर ऑफ कोल है हम, सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर है हम कोल के। 50.7% जो है आपका इंडिया का पावर जनरेशन, वो कोल और लिग्नाइट से होता है। 2023 की रिपोर्ट थी। अब लाओ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू राइट दिस कि टिल 2023 अभी भी हमारा इंडिया का जो एनर्जी सेक्टर है, पावर जनरेशन सेक्टर है, वो कोल और लिग्नाइट से सपोर्ट होता है। ठीक है, अब फिर भी ध्यान रखो, ऐसी कौन सी की रिफॉर्म इनिशिएटिव लिए गए हैं जिसकी वजह से कोल का क्या हुआ है, इंपोर्ट थोड़ा सा हमने डिक्रीज देखा है। तो अब देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने इन्फॉर्म किया कि कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट कम हुआ है। इसको देखते हैं कैसे इसका कम किया गया, गवर्नमेंट ने ऐसे कौन कौन से बातें ली गई। तो सबसे पहली बात थी इनेक्टमेंट ऑफ कोल माइंस, यानी कि कुछ स्पेशल प्रोविजंस लिए गए हैं। जैसे कि एक्ट ने परमिट करा है कि ऑक्शन होना चाहिए कोल माइंस का फॉर कमर्शियल माइनिंग बाय प्राइवेट एंटिटीज। एक्ट ने साफ तौर पे ये बात को रखा है कि ऑक्शन करेंगे हम कोल माइंस का। 2020 में जो पहला कमर्शियल कोल माइन ऑक्शन लॉन्च हुआ, वो हमने देखा। अब कह रहा है, एक तो एक्ट ने कोल ऑफ माइनिंग का काम किया है, फिर दूसरी बात कहता है माइंस एंड मिनरल जो डेवलपमेंट रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2021 है, उसमें क्या बोलता है कि हमें ट्रांसपेरेंसी, एफिशिएंसी जो आपके एलोकेशन ऑफ माइनिंग लाइसेंसेस में होती है, वो बढ़ानी है। हमें कंपोजिट प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस का माइनिंग लीज जो होती है स्पेसिफिकली वो कोल के लिए करने, यानी हम ऐसे एक्ट्स लेकर आए हैं जिसमें डेवलपमेंट रेगुलेशंस एलोकेशंस को हमने अपनी काफ़ी सुधार करा है। फिर हमने रिलैक्स कर दिए कि जितने भी एंड यूज रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी हमने सुधार करा है। हमारा जो नेशनल कोल इंडेक्स है, वो एक प्राइस इंडेक्स है बेसिकली। वो क्या करता है, प्राइस ऑफ कोल को कंबाइन कर देता है फ्रॉम ऑल द सेल्स चैनल्स। तो नोटिफाइड प्राइसेस, ऑक्शन प्राइसेस, इंपोर्ट प्राइसेस, मतलब एक तरह का रिलायबल इंडिकेटर है मार्केट डायनेमिक्स का, कोई प्राइस फ्लक्चुएशन ना हो जाए। फिर कहता है एफडीआई और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पे अगर आप चलते हो, तो 100% जो एफडीआई है वो कोल माइनिंग को दी गई है, ताकि ग्लोबल एक्सपर्टीज और टेक्नोलॉजी की मदद से निकाली जा सके। यानी कि वी आर वेरी मच फोकसिंग इन आवर कंट्री कि हमारी माइनिंग बहुत डेप्थ में टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग होकर हो, इसीलिए हम इंपोर्ट उसमें कम हो रहा है हमारा। फिर कह रहा है अमेंडमेंट की बात है टू एनसीडीपी। तो जो न्यू कोल डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी 2007 है, उसमें अमेंड करा है टू अलाउ ट्रांसपेरेंट एंड ऑब्जेक्टिव सेल्स ऑफ कोल फ्रॉम क्लोज अबेंडन एंड डिसकंटिन्यूड माइंस। यानी जी पॉलिसी जो हमारी आई है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, अमेंड कर रहे हैं ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्टिव सेल ऑफ कोल्स को। ठीक है, अब ये कह रहे हैं रिसेंट हमने कुछ और इनिशिएटिव भी लिए हैं कि हमारे ही देश में डोमेस्टिक प्रोडक्शन कोल का बढ़ता चला जाए। देखो, उसके लिए हमने क्या करा है, इंटीग्रेटेड कोल लॉजिस्टिक पॉलिसी एंड प्लान करी है हमने। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने इन्वेस्टमेंट करा है कोल गैसिफिकेशन में, कैबिनेट ने साफ तरीके से अप्रूव करा। इवन जो हमारा पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान कोल सेक्टर का है, वो वाला भी हमने लिया है। अब कौन कौन से परसिस्टेंट इश्यूज और चैलेंजेस हैं कोल सेक्टर में, वो देखते हैं। कह रहा है हाई इंपोर्ट डिपेंडेंस की बात है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि हाई ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू जो कोल की है, उसकी अवेलेबिलिटी कम है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ कोल जिसमें कि ऐश कम होता है, सल्फर का कंटेंट कम है। तो जो मेजर सोर्सेस कंट्रीज के हैं फॉर इंडियाज कोल इंपोर्ट, उसमें ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, साउथ अफ्रीका, यूएस है।
अब सेक्टर्स लाइक आयरन एंड स्टील एक मेजर इंपोर्टर है कोकिंग कोल के। अब कोकिंग कोल क्या होता है? वो कोकिंग कोल हमारे देश में जिससे जो ऐश निकलती है ना, वो 28 से 42% है। कोकिंग कोल में इतनी ऐश मिलती है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड जो ऐश का परसेंटेज है इंपोर्टेड कुकिंग कोल का, वो 10% से कम है। ठीक है, सबसे पहली बात तो आप समझो, कोल सेक्टर में आज की डेट में जो अभी तक हमें प्रॉब्लम आई है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, हम बहुत ज़्यादा इंपोर्ट करने लग गए थे। इसीलिए अब गवर्नमेंट इस पे बहुत सारे काम करने की सोच रही है, कर भी रही है। अब दूसरी बात ये थी कि जो कोल इंडिया लिमिटेड है, उसका डोमिनेंस बहुत ज़्यादा था, 80% क्योंकि कंट्री का इंडिजिनस कोल प्रोडक्शन सप्लाई इसी के हाथ में था। तो अर्लियर 2017 में भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में आपके लिए सवाल आ गया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया किस तरह की बॉडी है, कब आई है, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, ये काम क्या करती है, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अब सीसीआई यानी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 2017 में ये बोला कि जो कोल इंडिया है, दूसरी सब्सिडरीज हैं, उनको इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कराने की ज़रूरत है मार्केट फोर्सेस के तहत और मार्केट डोमिनेंस को एंजॉय करने के लिए, ठीक है। अब जो कोल इंडिया लिमिटेड है, उसमें ये भी पाया गया है कि ये जो है आपके सप्लाई करेंगे लोअर क्वालिटी ऑफ एसेंशियल रिसोर्स एट हायर प्राइसेस, ठीक है। ये भी एक बात आई है कि भाई लोअर क्वालिटी देंगे तो वो भी बहुत महंगा। तो ये एक समस्या थी हमने कि भाई ये तो इनकी मोनोपोली चलती आ रही है। फिर अपग्रेडेशन की दिक्कत है, जो टेक्नोलॉजिकली हम बहुत वीक हैं माइनिंग टेक्निक्स में, उसकी वजह से भी हमारे कोल सेक्टर में प्रॉब्लम है कि जिससे हम प्रोडक्टिव ज़्यादा निकाल ही नहीं पाते थे। कॉस्ट बहुत लग जाती थी, सेफ्टी हैजार्ड्स की समस्या थी क्योंकि टेक्नोलॉजी हमारे पास है ही नहीं, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी हमारे पास थे ही नहीं। फिर कह रहा है लॉजिस्टिक्स के इशू है। हायर को लॉजिस्टिक कॉस्ट की वजह से क्या होता है, लिमिटेड मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट आपका अप्रोच के तहत आपको ये भी एक प्रॉब्लम आती है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग रही है। इन्वायरमेंट के इशू पे चलोगे तो डैमेज है, ओपन कास्ट माइनिंग से इरिपेरेबल है, इससे लैंड आपका यूजलेस होता चला जाएगा। लैंड एक्विजिशन एक अलग ही मामला है। तो यानी कि नॉन पेमेंट जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज हैं पावर सेक्टर कंज्यूमर्स के, फ्रिक्वेंट लेबर इंडस्ट्रियल रिलेशंस की दिक्कतें रहती हैं, अनसीजनल है, बहुत कई बारी एक्सटेंडेड रेनफॉल होती है उन एरियाज में जहाँ पर कोल पाया जाता है। तो कह रहे हैं ये सारी की सारी, चाहे जोग्राफिकल हो, टेक्नोलॉजिकल हो, लॉजिस्टिकली, ये सारे हमारे पास ना क्राइसिस हैं कोल सेक्टर को लेके बेसिकली। तो क्या कहा जा रहा है कि आप एक काम करो, वे फॉरवर्ड में कहा जा रहा है कि सबसे पहला ही काम करो, आप प्रमोट करो सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस। कह रहा है आपको याद है एक टेक्निक होती है, कह रहा टेक्निक का नाम है मियावाकी। क्या टेक्निक है? मियावाकी प्लांटेशन। मियावाकी एक जापानीज तरीका था। अकीरा मियावाकी, अगर आपको पता हो, बॉटनिस्ट थे। उन्होंने टेक्निक निकाली थी। इसमें वो क्या करते थे, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिजिनस ट्रीज को एक स्क्वायर मीटर्स में लगा देते थे। 1970 से आई है और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव मियावाकी का यही था कि हम बेसिकली ग्रीन कवर को डेंसिफाई करें, जो स्मॉल पार्सल ऑफ लैंड भी है वहां पर भी हम पूरा उसको हरा भरा कर दें। सबसे पहले उसका सॉइल देखो, ट्री स्पीशीज देखो, डिजाइन देखो, थ्रेट क्या है, फॉरेस्ट का क्या है पूरा, उसके बाद प्लांट करना ट्रीज को, पूरा सिस्टम होता है ये। तो ये एक मामला है। तो हम चाहते हैं कि जो आसपास का इलाका है ना माइंस का, वो हरा भरा रहे, सस्टेनेबल प्रैक्टिस, ठीक है। सेकंड काम क्या करना है, प्राइवेट प्लेयर्स को इनकरेज करना है। इट विल रिड्यूस बर्डन ऑन कोल इंडिया लिमिटेड एज वेल, ठीक है। फिर इंपोर्ट का सब्सिट्यूशन तो ढूंढना ही पड़ेगा आपको, रैशनलाइज करो कोल लिंकेज पॉलिसी को ताकि आप ढूंढ पाओ कोल और कोल माइंस कंज्यूमर तक पहुंचा पाओ। फिर कैपेटिव जो भी कमर्शियल क्लॉल ब्लैक्स हैं उसको देखो आप, और गैसिफिकेशंस को इन्हांस कर दो, ठीक है। अब चलते हैं कोल। कोल बेसिकली क्या है, एक तरह का कंबस्टिबल ब्लैक ब्राउनिश ब्लैक सेडिमेंट्री रॉक है जो कार्बन से बनी है। और जो प्रीकर्सर कोल का होता है वो पीट होता है। पीट बहुत ही खराब, समझ लो सॉफ्ट ऑर्गेनिक तरीके का पार्शली डिकेड प्लांट जो होता है उसी से बनता है पीट। कोल रिजर्व भारत में कहाँ कहाँ है, आपके सामने मैप है। आपके सामने ही मैप में यहाँ दिखाया हुआ है कि बिटुमिनस लिग्नाइट और एंथ्रासाइट का कोल कहाँ कहाँ पाया जाता है। याद रखना, कोल की सबसे अच्छी टाइप होती है एंथ्रासाइट, ठीक है। हार्ड ब्रिटल ब्लैक लस्ट्रस होता है, ज्यादातर आपको ये जम्मू कश्मीर में मिलेगा। बिटुमिनस की बात रही तो ये सबसे ज्यादा हमारे देश में पाया जाता है झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, एमपी, सब जगह। सब बिटुमिनस ब्लैक इन कलर होता है, इसका हाई वैल्यू होती है। देन एक लिग्नाइट। लिग्नाइट हमारा लोअर ग्रेड है, लीस्ट का आपका कार्बन कंटेंट होता है, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, तमिलनाडु में मिलता है। तो याद रखना द टॉप 3 स्टेट जहाँ पर कोल के रिजर्व सबसे ज्यादा है वो क्या है, ओजेसी,
बोले तो उड़ीसा, झारखंड और छत्तीसगढ़। 69% देश का कोल यहीं पर पाया जाता है। ये सारा डेटा चबा जाओ बैठ के। ठीक है, नाउ डायरेक्टली मूव टू दी न्यूज इन शॉर्ट्स को हम फटाफट से कवर करते हैं। इसका पहला पार्ट है वर्ल्ड बैंक ग्रुप गारंटी प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो बिजनेसेस के लिए लाइव हुआ है। बिजनेसेस को क्या सिखाने के लिए लाइव हुआ है देखते हैं। क्या ना 2024 में इनिशिएट करा गया। इसमें क्या होता है, जितने भी गारंटी प्रोडक्ट्स हैं, एक्सपर्टीज हैं, इंस्टीट्यूशंस को दी जाती हैं। इसमें प्राइवेट लेंडर्स को, जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग करना चाहता हो, किसी को डेट की ज़रूरत हो, किसी को फंड की ज़रूरत हो, वो सब के बारे में बात की जाती है। ठीक है, मतलब एक तरह का ना 20 गारंटी सोल्यूशन है ये बेसिकली। डिफरेंट प्रोसेस स्टैंडर्ड्स के साथ ये बिजनेसेस को हेल्प करता है। अब ये कर क्यों रहा है? ये कर इसलिए रहा है क्योंकि इसका काम है कि ये ना $20 बिलियन बाय 2030 चाहता है, गारंटी इशुएंस करना चाहता है, क्रेडिट गारंटी देना चाहता है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर को, ट्रेड फाइनेंस गारंटी देना चाहता है, पॉलिटिकल रिस्क से बचाना चाहता है। इसलिए ये बनाया गया है बिजनेस को बेसिकली बूस्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसके लिए करना क्या है, जो सिंप्लीफाइड मार्केट फ्रेंडली मेन्यू है उसको तैयार करो, स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस पे करो, प्रायोरिटाइज करो हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स को, ड्राइव करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। तो ये सारे काम करते हैं। अब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ 5 इंस्टीट्यूशंस करते क्या है, ये सारे के सारे पार्टनरशिप है बेसिकली जो WB वर्ल्ड बैंक के साथ काम कर, IBRDO, ID, IFC, ये सारे के फुल फॉर्म्स आप प्लीज चेक कर लेना, अच्छे से इसको याद करना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है सार्क ने करेंसी स्वैप अरेंजमेंट की बात करी। रिसेंटली क्या हुआ, RBI ने 2024 से 27 तक सार्क करेंसी स्वैप फ्रेमवर्क बनाया है ताकि हम स्वैप फैसिलिटी अवेल कर पाएँ। अब ये होती क्या है स्वैप फैसिलिटी? ये ना एक तरह का ना कॉन्ट्रैक्ट है बेसिकली, जिसमें 2 काउंटर पार्ट ये एग्री करते हैं कि हम सेट रेट पर आसानी से करेंसी को एक्सचेंज भी करेंगे और री-एक्सचेंज भी करेंगे फ्यूचर में, फिक्स डेट पे। तो प्रीवियसली 2012 में ऐसा सारे कंट्रीज़ के लिए किया गया था और अभी 2024 से 27 तक ये करा जा रहा है। अब इसमें करना क्या है, इस पूरे फ्रेमवर्क में सेपरेट इंडियन नेशनल रुपी INR जो है वो स्वैप विंडो इंट्रोड्यूस की जाएगी और वहीं पे कंसेशंस के साथ इंडियन रुपी में आप स्वैपिंग कर सकते हो। RBI ऐसे स्वैपिंग अरेंजमेंट US डॉलर, यूरो को भी कॉन्टिन्यूसली दे रही है कि वो भी आए। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होता है, देखो मामला सारा यही है कि करेंसी स्वैप अरेंजमेंट से फ़ायदा क्या होता है। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा पता है क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आती है आपके क्राइसिस के ज़माने के अंदर, लिक्विडिटी रिक्वायरमेंट आपकी बनी रहती है, आपके शॉर्ट टर्म बैलेंस का जो पेमेंट स्ट्रेस रहता है वो ठीक हो जाता है। तो यानी कि देखो ऐसे अरेंजमेंट और भी जगह है, चाहे ब्रिक्स का कॉन्टिजेंट रिजर्व हो, इंडिया जापान बायलैटरल CSA हो, ये सारा का सारा। फिर नेक्स्ट हमारा आता है यहाँ पर टॉपिक आता है क्रेडिट डिपॉजिट रेशो के बारे में। अब ये क्रेडिट डिपॉजिट रेशो क्या है? कह रहा RBI ने कुछ कंसर्न्स रेज करे हैं बैंक के हाई CD रेशो में और उनसे पूछा है इसको कैसे कवर करना है। तो जो CD यानी कि जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशो है वो फाइनेंशियल मैट्रिक है जो आपको परसेंटेज ऑफ लोन्स बैंक हैज इशूड रिलेटेड टू इट डिपॉजिट करती है। तो अकॉर्डिंग टू आपका RBI की ना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आती है। RBI कौन सी रिपोर्ट निकालता है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट निकालता है। CD रेशो राइज हुआ सितंबर 2021 में, फिर पीक पे चला गया 2023 में। 75% जो बैंक थे उसका जो CD रेशो था वो 75% से ज़्यादा था। याद रखना, ये ध्यान रखना इस बात को। तो CD रेशो बेसिकली फाइनेंशियल मेट्रिक होती है, बताती है कि बैंक से कितना परसेंटेज लोन ले रखा है अपने डिपॉजिट्स के रिलेटिव में। अब हाई CD रेशो का कारण क्या होता है? देखो सबसे बड़ा कारण है क्रेडिट ग्रोथ का राइज होना, यानी व्हीकल लोन्स खूब लिए जा रहे हैं, पर्सनल लोन्स खूब लिए जा रहे हैं, बिजनेसेस को लोन बहुत दिए जा रहे हैं, MSME को लोन बहुत दिए जा रहे हैं। और ना अब इसी के साथ साथ क्या हो रहा है, डिपॉजिट कम किया जा रहा है क्योंकि स्टिफ कंपटीशन है बैंक्स का भी अपने आप में ही। वे तो सारे बैंक्स खुले हुए हैं, बहुत स्टिफ कंपटीशन है, कहाँ पर हम पैसा रखें अपना। तो कस्टमर जो होता है ना, और कस्टमर आजकल देखो बहुत डायनेमिक हो चुका है, कस्टमर अपने फंड को चारों तरफ डाइवर्ट करके रखता है। तो वो इसीलिए इसका आपका हाई CD रेशो आ गया। अब हाई CD रेशो से इम्पैक्ट क्या पड़ता है, बैंक को सबसे पहले जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन रेट होता है वो बेसिकली जो नेट रिटर्न आना है ना बैंक्स की अर्निंग पे, इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी लोन पर, उस पर प्रेशर पड़ता है। फिर बैंक से बेसिकली मे बी अनेबल टू टाइमली मीट पेमेंट ऑब्लिगेशंस, ये भी एक लिक्विडिटी रिस्क रहता है, क्रेडिट रिस्क रहता है। तो सारे के सारे रिस्क बेसिकली इन्वॉल्व हो जाते हैं बैंक को, चाहे वो क्रेडिट रिस्क हो क्योंकि बैंक बोरोवर को कब वो पैसा सारा निकाल के भाग जाए, वो कहते हैं भी मुझे सारा पैसा चाहिए, तो ये सारी दिक्कतें बनी रहती हैं। लिक्विडिटी का प्रॉब्लम आ जाता है, बैंक के पास पैसा ही नहीं होता पैसे देने के लिए, तो ये सारी दिक्कतें हैं CD रेशो के बढ़ने पर। ध्यान रखना CD रेशो पे क्वेश्चन आ सकता है कि CD रेशो अगर बढ़ गई है तो बैंक पे उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। RBI डायरेक्शन दे रहा है फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट पे, और क्या दे रहा है इस पर हम बात करते हैं। RBI ने 3 रिवाइज मास्टर डायरेक्शन फ्रॉड रिस्क मैनेजमेंट फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज को दिया है।
रेगुलेटेड एंटिटीज अंडर आरबीआई क्या है? सबसे पहले देखो कमर्शियल बैंक्स है, रीजनल रूरल बैंक्स है, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, कोऑपरेटिव बैंक्स है। इस सारे को लोगों को क्या बोला है? 3 मास्टर डायरेक्शन बोली हैं। किस-किस के लिए? चाहे एनबीएफसी हो, कोऑपरेटिव बैंक हो, कमर्शियल बैंक, सब सबको दे डाली। फ्रॉड एंड रिस्क मैनेजमेंट को कैसे करना है। अब मेजर पॉइंट इस मेजर डायरेक्शन में क्या आया है? कह रहा है देखो आपको ना सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट याद दिला दो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस राजेश अग्रवाल। कह रहा है देखो कंप्लायंस और प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस पे टाइम बाउंड मैनर पे चलेगा। किसी व्यक्ति को क्लासीफाई या किसी एंटिटी को क्लासीफाई करने के लिए, फ्रॉड क्लासीफाई करने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल ऑफ नेशनल जस्टिस पे आप रिलाय करो और उसी पे चलेगा। फिर रिक्वायरमेंट है डेटा एनालिटिक्स, मार्केट का इंटेलिजेंस यूनिट आपको देखा जाएगा, अर्ली वार्निंग सिग्नल्स के बारे में आपको बता दिया जाएगा। अब ये सब आरबीआई कर क्यों रहा है, क्यों बता रहा है? ताकि आरबीआई, क्योंकि ये चाहता है कि जितने भी कंप्लायंसेस बर्डन है उसको रैशनलाइज किया जाए। आरबीआई ये भी चाहता है कि इंटरनल ऑडिट को और रोबस्ट किया जाए। रीजनल रूरल बैंक, इनके जितने भी बहुत, देखो रीजनल रूरल बैंक हो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बैंक हो, हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनीज हो, इनको बहुत फ्रॉड झेलना पड़ता है। तो इनके फ्रॉड्स को कम करने के लिए, ऐसा करने के लिए आरबीआई चाहती है काम करना। नेक्स्ट इज वेज एंड मींस एडवांसेस स्कीम के बारे में। तो आरबीआई ने देखो वेज एंड मींस का जो इंक्रीज करा है, बेसिकली क्या चाहता है? दिस विल एनेबल स्टेट और यूटीज को, ताकि वो बेटर अपने फिजिकल सिचुएशंस को मैनेज कर पाए। तो अपार्ट फ्रॉम डब्ल्यूएमए, स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी और ओडी फैसिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है फाइनेंशियल अकोमोडेशन के लिए। और ये बेसिकली कहाँ से आ रही है? आरबीआई एक्ट 1934 से आ रही है। अब वेज एंड मीन्स एडवांस होता क्या है इसमें? बस बेसिकली ना आरबीआई अपने टेम्परेरी मिसमैच जो कैश फ्लो का है उसको मिस करने के लिए करता है। फैसिलिटी यूनियन गवर्नमेंट में भी इन्वॉल्व है। नॉर्मल डब्ल्यूएमए है, स्पेशल डब्ल्यूएमए है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स हैं। ये सारा का सारा यहाँ पर बनाया गया है। इंटरेस्ट रेट्स को लिंक करा गया है रेपो रेट से। प्लीज लेट मी नो, डू यू नो अबाउट रेपो रेट? रेपो रेट क्या होता है? इस समय आरबीआई ने रेपो रेट कितना रखा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है। इसके बाद स्पेशल ड्राइंग राइट्स के बारे में है। अवेल बाय स्टेट अगेंस्ट द कोलेटरल कंसोलिडेटेड सिंकिंग फंड, ये स्पेशल ड्राइंग फैसिलिटी ये भी दी गई है। ओडी फैसिलिटी भी दी गई है। ओडी फैसिलिटी का मतलब होता है करंट अकाउंट होल्डर्स को, मान लो उनके अकाउंट में 5 लाख है, 10 लाख की ज़रूरत है, तो उनका अकाउंट अगर बहुत अच्छे सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है तो बैंक उनको ओडी दे देता है। इंटरेस्ट रेट के पे कोई स्पेसिफिक इंटरेस्ट रख देता है कि इतना पैसा, मैं 5 लाख तुम्हें एक्स्ट्रा और दे देता हूँ, लेकिन तुम इसको मुझे इंटरेस्ट के साथ पे कर देना। तो ओडी फैसिलिटी को इज प्रोवाइडेड व्हेनेवर फाइनेंशियल अकोमोडेशन टू अ स्टेट एक्सीडेड एसडीएफ। कब? जब जब भी फाइनेंशियल अकोमोडेशन बढ़ जाती है स्टेट की, एसडीएफ भी बढ़ गया, डब्ल्यूएमए की लिमिट भी पूरी हो गई, तो फिर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी जाती है। ठीक है। अब डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर क्या होता है? तो आरबीआई ने भी रिवाइज करा पूरा फ्रेमवर्क कि रेगुलेट कैसे करना है मनी ट्रांसफर को। तो डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर 2011 में ही आया था, इसको रिवाइज करा गया। तो बेसिकली आरबीआई चाहता है कि बैंकिंग आउटलेट्स पे डेवलपमेंट पेमेंट सिस्टम्स के लिए इनको इन्हांस करा जाए और इसको ना एक एक्ट के तहत डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर को रखा जाए। अब है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के बारे में। आरबीआई ही इसको रिलीज करता है, 2024 का रिलीज करा गया। तो जो वैल्यू आई पूरे इंडेक्स की बात 2024 में, वो आई 64.2। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्या होता है? ये कॉम्प्रिहेंसिव इंडेक्स है जिसमें बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल, पेंशन सेक्टर, इनको इनकॉर्पोरेट करा हुआ है। ये कैप्चर करता है एक्सटेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। इसमें सिंगल वैल्यू है इंडेक्स है 0 to 100। 0 का मतलब है पूरी तरह से एक्सक्लूड करा हुआ है, और 100% का मतलब है फुल्ली इंक्लूड करा हुआ है। 3 ब्रॉड पैरामीटर्स हैं, सेक्स, एक्सेस करना, यूसेज करना, क्वालिटी। और हर साल ये जुलाई में पब्लिश किया जाता है। फिर है न्यू सेबी गाइडलाइंस फॉर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के बारे में। तो ये गाइडलाइंस बेसिकली क्यों लाई जाती हैं? ताकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छा हो पाए, और इन्वेस्टर का बेसिकली जो इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसी गाइडलाइंस से भी लेकर आता है। क्योंकि देखो यार, बहुत ही मार्केट सिचुएशन जो होती है बहुत डायनेमिक होती है, इसीलिए करा जाता है। अब इसमें कम्युनिकेटिंग किया जाता है, रेटिंग ऑफ कंपनीज, अपील अगेंस्ट रेटिंग, ये सारा का काम ना, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, पब्लिक डिस्क्लोजर, सारा गाइडलाइन में लिखी हुई है बातें। अब वाई क्रेडिट रेटिंग इन इंडिया? देखो क्रेडिट रेटिंग बेसिकली आपका ये बताता है कि आप टाइमली रीपेड करते हो जो डेट लिया है आपने, इंटरेस्ट प्रिंसिपल अमाउंट देते हो कि नहीं देते हो। तो क्रेडिट रेटिंग जो असेसमेंट है बेसिकली एजेंसीज हैं, इसको सेबी ने अपने एक्ट के तहत रेगुलेशन करा हुआ है। एक कॉर्पोरेट बॉडी है, इसमें रेटिंग सिक्योरिटीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे क्रिसल है, केयर है, आईसीआर है, सारी इन्वॉल्व होती हैं ताकि क्रेडिट रेटिंग को इंडिया में चेक किया जा सके। अब देखो इसमें भी दो बातें आती हैं, एक होता है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, एक होती है क्रेडिट ब्यूरो होता है।
तो CRA बेसिकली क्या है, जिसमें आप ओपिनियन देते हो रिलेटिंग टू फ्यूचर डेट रिपेमेंट वगैरह। क्रेडिट ब्यूरो का इन्फॉर्मेशन देता है जो भी पास्ट डेट रिपेमेंट्स के लिए होता है वो। अब इन्वर्स ETF पे देखते हैं क्या होता है इन्वर्स ETF। देखो सेबी ने प्रपोज करा है, इंट्रोड्यूस करा है न्यू असेट क्लास फॉर इन्वेस्टर्स, जिसमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को इंक्लूड करा गया है, लॉन्ग शॉर्ट टर्म इक्विटी फंड्स को, इन्वर्स ETFs को। इन्वर्स ETF कहो, शॉर्ट ETF कहो, बियर ETF कहो, एक ही बात है। ये बेसिकली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है, वेरियस डेरिवेटिव्स के लिए कंस्ट्रक्ट की गई हैं टू प्रॉफिट फ्रॉम अ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग बेंचमार्क। ETF एक मार्केटेबल सिक्योरिटी है जो ट्रैक करती है कमोडिटी को, बॉन्ड को, बास्केट को। इट गेन्स फ्रॉम अ ड्रॉप इन द वैल्यू ऑफ एन अंडरलाइंग बेंचमार्क। ओनली इंटेंडेड फॉर शॉर्ट होल्डिंग पीरियड्स के लिए इन्वर्स ETF को रखा जाता है। यानी कि ध्यान रखना, एक ऐसा कंस्ट्रक्शन है जहां पर डेरिवेटिव्स को बेसिकली इसका प्रॉफिट निकालने के लिए करा जाता है। तो याद रखना ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ETF पता होना चाहिए। ETF फंड्स होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड बोलते हैं जिसको। तो याद रखना एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होता है, जो ट्रेड किया जाता है एक्सचेंज के लिए स्पेसिफिक इंडेक्स के तहत। जब भी आप ट्रैक करोगे, इन्वेस्ट करोगे ना ETF में, तो आपको बंडल ऑफ असेट खरीदने होते हैं, बेचने होते हैं मार्केट आवर्स में। तो उसमें पोटेंशियली जो रिस्क होता है वो लोअर हो जाता है। समझ रहे हो? मतलब करने का ETF करने का मतलब ही ये होता है कि आप ना डाइवर्सिफाई करना चाहते हो अपने क्या क्या अपने पोर्टफोलियो को। अब देखो इन्वर्स ETF में इसीलिए यहाँ पर क्या बोला हुआ है, इन्वर्स ETF बेसिकली फंड है जो वेरियस डेरिवेटिव्स ने कंस्ट्रक्ट करा हुआ है, ताकि डिक्लाइन जो अंडरलाइंग बेंचमार्क का होता जा रहा है उसको हम बचा सकें। तो यानी कि इन्वर्स ETF में इन्वेस्टर को पैसा बनाने में, कैसे पैसा बनाता है, जब मार्केट या अंडरलाइंग जितनी भी सिक्योरिटी इंडेक्स है वो डिक्लाइन हो गए, तो बिना कुछ बेचे आप उसमें अपने प्रॉफिट को कैसे कमा सकते हो, तो वो आपका किया जाता है। याद रखना एक बात और, पूछो क्या, इन्वर्स ETF इंडिया में अलाउड नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब चलते हैं हम शहर प्रोग्राम। शहर प्रोग्राम बेसिकली वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म के लिए करा गया है, सिबिल और ट्रांस यूनियन ने मिलकर। WEP यानी वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्लेटफॉर्म है, नीति आयोग के साथ मिलकर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को एम्पावर करने के लिए किया गया है। शहर प्रोग्राम में बेसिकली क्रेडिट एजुकेशन प्रोग्राम है बेसिकली। और वुमेन एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, फाइनेंशियल टूल्स का एक्सेस करते हैं बिजनेस ग्रोथ के लिए, फाइनेंशियल लिटरेसी कंटेंट देते हैं। तो जो ये प्रोग्राम है बेसिकली WEP फिनेंस करता है वुमेन कोलैबोरेशन को। तो प्रेजेंटली ओनली 7% ऑफ ओवरऑल जो आउटस्टैंडिंग लोन्स हैं MSME का, वो सारे के सारे वुमेन लेड बिजनेसेस के लिए किए गए हैं, ताकि आपका क्रेडिट एक्सेस वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का अच्छा होता चला जाए। नेक्स्ट हमारा सर्वे है अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस इन इंडिया। ये एनुअल सर्वे है, रिलीज करा गया है, एनुअल सर्वे अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के तहत ये करा गया है। इसमें आपका अनइनकॉर्पोरेटेड नॉन एग्रीकल्चरल एस्टैब्लिशमेंट्स के साथ ये करा गया है। अनइनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस करते क्या है, ये प्रोड्यूसर यूनिट है जो कि इनकॉर्पोरेट नहीं हुई है एज अ लीगल एंटिटी। ये फिक्स अदर एसेट है जो कि अनइनकॉर्पोरेटेड यूज किए जाते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप बेसिकली एंटरप्राइजेज एज सच कैन नॉट एंगेज इन ट्रांजैक्शन या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप पे काम नहीं कर सकता। अब इस्टेब्लिश करना इन द सेक्टर ग्रू बाय 5.88%। फिर हाईएस्ट नंबर जो इस्टेब्लिशमेंट्स का है वो यूपी हो, वेस्ट बंगाल हो, महाराष्ट्र हो। तो GVA ने बताया भाई 9.83 GVA इंक्रीज हुआ है। वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 54% हो गई है। रैपिड एंड डिजिटाइजेशन हो रहा है, क्रेडिट अवेलेबिलिटी इनके लिए कराई जा रही है। तो ये सारी चीज़ें क्यों कराई जा रही हैं, देखो वुमेन एम्पावरमेंट तो रीज़न है ही। दूसरा ना अनकॉर्पोरेटेड एंटरप्राइजेस के लिए भी हम चाहते हैं कि एक सेपरेट लीगल एंटिटी के फॉर्म में वो आए। इससे पाइवटल कंट्रीब्यूशन GDP का नज़र तो आएगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इस सेक्टर ने कितनी करी, इंटीग्रेटेड सप्लाई इन्होंने कितनी करी, चैलेंजेस क्या क्या हैं। चैलेंजेस इनका क्या है, एक्सेस नहीं है फॉर्मल क्रेडिट का इनको। फिर दिक्कत क्या है, रेगुलेटरी ओवरसाइट हो जाता है कई बारी, तो इसकी वजह से बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो गाइस दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर जो हमने डिस्कस करा। अभी MCQ पार्ट आप करो, ठीक है गाइस। लेट्स सी अबाउट योर बेसिकली योर MCQ पार्ट, राइट। सो जस्ट चेक इट। MCQ पार्ट में देखो मैंने ना क्वेश्चन और आंसर्स दोनों दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन आप सबसे पहले अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटिंग टू योर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है। इसके ऑप्शंस वगैरह आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट एंजल टैक्स, ठीक है, इनको आप पॉज करते 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 रहना, ठीक है। फिर आता है यूनिकॉर्न कंपनी से रिलेटेड एक क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे इसके पॉइंटर्स हैं यहाँ पर, ये आपको देखने हैं। अच्छा, इसके बाद है आपका फ्री मार्केट सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर यहाँ पर इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट से रिलेटेड है। पॉज करते जाना, आंसर अपने करते जाना, बाद में चेक करना कि कितने ठीक हुए हैं और बताना मेरे को कितने ठीक हुए हैं, आप कितना कर पा रहे हो। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम वाला है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 9th है, रिलेटिंग टू योर नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान, इसको याद करना है, बताना है क्वेश्चन का। ये सीजी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पे है, ये इस पे ध्यान रखना। उसके बाद आपका यहाँ आता है कोल सेक्टर से रिलेटेड 11th क्वेश्चन है, ठीक है, ये देखो ध्यान से करना है क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन ही है, उसके बाद आपके आंसर शुरू हो जाते हैं। आंसर्स अपने चेक करते जाओ, इनके एक्सप्लेनेशंस पढ़ते जाना ताकि आपको इससे भी फ़ायदा हो, है ना। ये देखो 7 क्वेश्चन है, ये 8th है, 9th है, 10th है, 11th क्वेश्चन तक है। प्लीज़ रीड एवरीथिंग, ठीक है, पॉज करते करते पढ़ जाना और मुझे बताना कितने आंसर्स ठीक हुए हैं। सो गाइस, दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू पीएम पाठशाला, हैव अ नाइस डे।